नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। आज की हमारी कवर स्टोरी उन यूनिफॉर्म्ड वुमेन की है जो सिस्टम का हिस्सा तो बनना चाहती हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें बराबरी से जगह देने को अब भी तैयार नहीं है। ये कहानी है एक अधूरी कोशिश की जो 2009 में शुरू हुई थी और 2025 में भी पूरा होने का इंतजार कर रही है। साल 2009 केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को निर्देश दिए कि पुलिस बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी कम से कम 33% होनी चाहिए। साफ शब्दों में कहा गया था कि लॉ एनफोर्समेंट में महिलाओं की संख्या बढ़ाना न सिर्फ जेंडर पैरिटी के लिए जरूरी है बल्कि इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए भी क्रिटिकल है। लेकिन 16 साल बाद भी ज्यादातर राज्य इस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। देश में आज कुल 25,282 महिला पुलिस अफसर हैं, जो कुल पुलिस फोर्स का महज 8% हिस्सा हैं। यानी कि हर 100 पुलिस वालों में सिर्फ 8 महिलाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि 16 साल में इतना कम बदलाव कैसे, तो इसका जवाब है सिस्टमिक निग्लेक्ट, हाफ हार्टेड कंप्लायंस और पॉलिसी को सिर्फ फाइल में रखने की पुरानी आदत। कुछ राज्य जरूर आगे बढ़े हैं, जैसे बिहार में महिलाओं की हिस्सेदारी 25% से कुछ ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश भी करीब 25% पर है और उत्तराखंड में यह आंकड़ा 23.2% तक पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्य बुरी तरह पिछड़े हुए हैं, जहां 5% के ही आसपास हिस्सेदारी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ छोटे राज्यों की नहीं है, बड़े राज्य भी पिछड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सिर्फ 7% के करीब है। पंजाब में यह आंकड़ा 6.6% पर अटका हुआ है। वहीं राजस्थान में भी केवल 10.2% महिलाएं पुलिस में हैं। ये सिर्फ जियोग्राफिकल डिस्पैरिटी नहीं है, ये माइंडसेट गैप भी है। जिन राज्यों ने टारगेटेड रिक्रूटमेंट कैंपेन्स चलाए उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया, लेकिन जहां पॉलिसी को सिर्फ सिंबॉलिक लेवल पर इंप्लीमेंट किया गया, वहां ग्राउंड पर जमीन खिसकती दिखी। अब सवाल यह है कि 16 साल में भी 33% का टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ। कई सोर्सेज बताते हैं कि कई राज्यों में महिला उम्मीदवारों के लिए सेपरेट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स या तो हुई ही नहीं या स्पोरेडिक थी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महिला थाने, सेपरेट बैरक्स, मैटरनिटी सपोर्ट अब भी इनएडिक्वेट है। कई बार लोकल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड्स क्वोटा को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पर देखते हैं, जिससे एक्चुअल इनटेक कम हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण अकाउंटेबिलिटी की कमी। 33% का जो टारगेट है वो सिर्फ एक एडवाइजरी थी, बाइंडिंग मैंडेट नहीं। नतीजा, राज्यों ने इसे प्रायोरिटी लिस्ट में कभी रखा ही नहीं। हमने कुछ राज्यों के रीसेंट रिक्रूटमेंट डेटा को खंगाला और पता चला कि कई राज्यों में महिलाओं के लिए एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज का फिलअप रेट 40% से भी कम है। यानी कि जहां 100 सीटें निकली वहां केवल 40 महिलाएं रिक्रूट हुई। झारखंड में तो सिचुएशन इतनी ग्रिम थी कि विमेन कैंडिडेट्स क्वालिफाई तो कर गई, लेकिन ट्रेनिंग फैसिलिटीज की कमी की वजह से उनकी ज्वाइनिंग ही डिले हो गई। तो क्या ये सिर्फ नंबर्स की लड़ाई है? नहीं, ये एक्सेस और एस्पिरेशन दोनों की लड़ाई है। 2025 में जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग की बातें तो हर पॉलिसी पेपर में है, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पर फोकस्ड रिक्रूटमेंट कैंपेन्स, बेटर फैसिलिटीज और पॉलिसी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स नहीं आएंगे, तब तक 33% सिर्फ एक सपना बना रहेगा। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस एडवाइजरी को लॉ का रूप दिया जाए? हालांकि पार्लियामेंट में विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, लेकिन पॉलिटिक्स में विमेन रिप्रेजेंटेशन की हालत आज भी वैसी ही है जैसी बिल पास होने के से पहले थी। तो क्या हम प्रशासन और सुरक्षा जैसे क्रिटिकल क्षेत्रों में भी ऐसा ही दोहराव देखेंगे? क्या केंद्र सरकार को राज्यों के परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव्स या पेनल्टीज तय नहीं करनी चाहिए? एक 16 साल पुरानी फाइल पर जमी धूल 8% पर अटकी हुई इस तस्वीर की सबसे बड़ी गवाह है। और अगर बात विमेन एम्पावरमेंट की होती है तो पुलिस जैसी क्रिटिकल सेवा में रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला कदम होना चाहिए, ना कि सबसे आखिरी। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से।
14 मई 2025 को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई या BR गवई देश के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस गवई मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो खुद एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट माने जाते हैं और हाल ही में कई संवैधानिक बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे और जस्टिस गवई 14 मई 2025 को शपथ लेंगे। उनका टेन्योर सिर्फ 7 महीने का होगा। वो 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। ये एक ट्रांजिशनल दौर होगा जहां जुडिशियल रिफॉर्म्स, केस बैकलॉग्स और कोर्ट्स में टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर कई चर्चाएं तेज होंगी। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 1985 में अपनी वकालत की शुरुआत की और जल्द ही कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में स्पेशलाइजेशन हासिल किया। उन्होंने नागपुर और अमरावती की म्युनिसिपल बॉडीज से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और राज्य सरकार की कॉरपोरेशंस जैसे कि SICOM और DCVL का प्रतिनिधित्व किया है। वो 1992 में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर बने और 2000 में गवर्नमेंट प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में प्रमोट किए गए। 2003 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। इससे पहले जस्टिस KG बालकृष्णन 2007 से 2010 तक CJI रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण बेंचेस का हिस्सा रहे। 2016 की नोटबंदी को वैलिड ठहराने वाले फैसले में उन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन में हिस्सा लिया। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करने वाले ऐतिहासिक फैसले में भी वे शामिल थे। CJI बनने की प्रक्रिया क्या होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन और परंपरा दोनों पर ही आधारित होती है। रिटायरमेंट से 1 महीने पहले लॉ मिनिस्ट्री मौजूदा CJI से उनके उत्तराधिकारी का नाम रेकमेंड करने को कहती है। इस बार जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस गवई का नाम रेकमेंड किया। CJI की रेकमेंडेशन को लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक फॉरवर्ड करते हैं। फिर PM ये रेकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजते हैं, जो नए CJI की फॉर्मल नियुक्ति करती हैं। हालांकि अपॉइंटमेंट का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को ही CJI बनाया जाता है, ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और कंटिन्यूटी बनी रहे। आपका इस अपॉइंटमेंट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के मेजर पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स पर। इस हफ्ते देश के 3 राज्यों में मेजर ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हुई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल। शुरुआत करते हैं यूपी से। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस हफ्ते 16 IAS और 11 IPS अफसरों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं। सबसे बड़ी खबर रही अयोध्या के DM चंद्र विजय सिंह का ट्रांसफर। अब वे स्पेशल सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनेंगे। उनकी जगह 2014 बैच के निखिल टीकाराम फुंदे ने DM अयोध्या का चार्ज लिया है। इसके अलावा चंदौली को नया DM मिला। 2016 बैच के चंद्रमोहन गर्ग। अमेठी की DM निशा को नेशनल आयुष मिशन का मिशन डायरेक्टर बनाया गया और उनकी जगह संजय चौहान DM बने। इसके अलावा इटावा, कन्नौज, बदायूं जैसे जिलों में भी DM स्तर पर अदला बदली हुई है। वहीं मृणाली जोशी, सीलम साई तेजा, संदीप भागिया और के देशभूषण जैसे यंग ऑफिसर्स को CDO और एडिशनल कमिश्नर जैसी जिम्मेदारियां मिली हैं। इसके अगले ही दिन 11 IPS अफसरों को भी नए रोल्स मिले। नीलाब्जा चौधरी अब ADG CID लखनऊ बने हैं। J रविंद्र गौर को गाजियाबाद का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि दीपक कुमार अब आगरा के टॉप कॉप होंगे। SSP और SP लेवल पर भी मथुरा, बाराबंकी, बागपत और मेरठ में अहम बदलाव हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कलेक्टरों की बड़ी अदला बदली हुई है। यहाँ 9 IAS अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। सबसे अहम नाम रोशन सिंह का रहा, जो अब उज्जैन के नए कलेक्टर होंगे। अशोकनगर, हरदा, विदिशा जिलों में भी कलेक्टर बदले गए, जिनमें आदित्य सिंह, सिद्धार्थ जैन और अंशुल गुप्ता शामिल हैं। ज्योति शर्मा एडिशनल कलेक्टर इंदौर से प्रमोट होकर अब CEO जिला पंचायत देवास बनी है। वहीं आशीष सिंह कलेक्टर इंदौर को अब सिंहस्थ मेला ऑफिसर उज्जैन का चार्ज मिल गया है। गुलशन बामरा, ऋषि गर्ग और हिमांशु प्रजापति जैसे अफसरों को भी अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। इसके अलावा केरल में भी 15 IAS अफसरों का बड़ा फेरबदल हुआ है। CM पिनराई विजयन सरकार ने प्रशासनिक रीशफल के जरिए कई विभागों में लीडरशिप रीसेट की है।
डॉक्टर शर्मिला जोसेफ अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनी है। हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी भी इनके पास रहेगी। इसके साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी केशवेंद्र कुमार को LSGD का नया प्रमुख बनाया गया है। वहीं एस हरिकिशोर PR सेक्रेटरी को नोरका CM's OSD और लोका केरला सभा डायरेक्टर जैसे 3 प्रमुख रोल एक साथ दिए गए हैं। मीर मोहम्मद अली अब KSIDC के MD होंगे और LSGD में स्पेशल सेक्रेटरी भी। साथ ही TV अनुपमा, P विष्णुराज, हरिथा V कुमार और सीरम संबाशिवा राव को भी मल्टीपल चार्ज दिए गए हैं। इस हफ्ते की खबरों में इतना ही। जाने से पहले हम पिछले हफ्ते के कुछ कमेंट्स पर रिएक्ट करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि पॉलिटिशियंस के एसेट्स और उनकी प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर पर भी एक एपिसोड बनाना चाहिए। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। लेकिन तब भी अगर आप उसमें कोई और नए इनसाइट्स जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।